नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की दो मेजर स्टेट्स असम और वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस अब ज़ोरों शोरों से चलने लग रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इन दोनों स्टेट इलेक्शंस की डिटेल्स के बारे में। इन्हें कैसे कंडक्ट कराया जा रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इनमें हिस्सा ले रही हैं, ओपिनियन पोल्स हमें क्या बताते हैं और क्या कुछ हुआ है अभी तक इन इलेक्शन कैंपेन्स में। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की। अब करेंटली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, जो कि बिलोंग करती हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। बंगाल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 294, जिनमें से 204 सीटें हैं रूलिंग पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति के पास। 46 सीटें हैं अपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के पास और 34 सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। साथ ही इसके अलावा असेंबली में 10 सीटें और वेकेंट भी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की इन 294 सीट्स के लिए इलेक्शंस को 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 फेजेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है। पोलिंग पैनल के हिसाब से इतने लंबे इलेक्शन शेड्यूल की ज़रूरत थी। उस टाइम पर कई सारे त्योहारों के आने, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक फ्री मूवमेंट देने और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के चलते नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस के बढ़ जाने की वजह से। दरअसल इस साल के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है, जो कि 2016 तक करीब 77,000 हुआ करते थे। जिसके साथ ही इस साल कोरोना वायरस के चलते हर पोलिंग स्टेशन पे नंबर ऑफ वोटर्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है करीब 1000 वोटर्स तक, जो कि एक और बड़ा रीज़न है नंबर ऑफ बूथ्स के बढ़ने के पीछे। अब ओपिनियन पोल्स की बात करें तो उनके हिसाब से बंगाल की करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार हैं इन इलेक्शंस में लगातार तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करने के लिए। जहां ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन 294 सीट्स में से टीएमसी करीब 148 से 164 सीट्स तक जीत लेगी। वहीं बीजेपी, जिसके पास करेंटली केवल 3 सीटें हैं, वो करीब 92 से 108 सीटों तक को जीत लेगी और कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस सिर्फ 30 से 40 सीटों तक को जीत पाने में कामयाब रहेगी। लेकिन इसके साथ ही इन पोल्स में ये भी बताया गया है कि इनमें से लगभग 89 सीट्स ऐसी भी मौजूद हैं जिनके लिए वोट मार्जिन बहुत ही कम है और जहां केवल एक 1.5% के वोट शिफ्ट से इलेक्शंस का रिजल्ट पलट सकता है बीजेपी के फेवर में। दरअसल इस इलेक्शन की दोनों लीडिंग पार्टीज बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ रही हैं कई सारे इश्यूज पे। जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम राइट्स करवाने और कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें एक्यूज करती है मुस्लिम्स को फेवर करने और एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स रखने के लिए। अब अपोजिशन की बात करें तो 14 मार्च को बीजेपी ने इस इलेक्शन के लिए 63 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया, जिनमें से 27 कैंडिडेट थर्ड फेज़ में और 36 कैंडिडेट फोर्थ फेज़ में इलेक्शन लड़ेंगे। नॉमिनेट किए गए इन कैंडिडेट्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो, राज्यसभा मेंबर स्वप्न दास गुप्ता और 2 लोकसभा मेंबर समेत कई फॉर्मर टीएमसी लीडर्स भी शामिल थे। इसके साथ ही बीजेपी के द्वारा रिलीज करी गई एक 80 मेंबर्स की लिस्ट में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अशोक लहरी भी शामिल थे। अपोजिशन में दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अलायंस में कांग्रेस इस साल 294 सीट्स में से करीब 92 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ रही है। साथ ही इस बार कांग्रेस की अलायंस का हिस्सा एक नई पॉलिटिकल पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी है, जिसके लीडर हैं फुरफुरा शरीफ क्लरिक अब्बास सिद्दीकी। अब इस इलेक्शन के लिए 1 अप्रैल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। दरअसल इस दिन वेस्ट बंगाल के स्टेट नंदीग्राम से लोग अपने वोट डाल के चुनेंगे टीएमसी कैंडिडेट और करंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और बीजेपी कैंडिडेट और फॉर्मर टीएमसी एमएलए शुवेंदु अधिकारी के बीच। दरअसल ममता बनर्जी 2011 में यहाँ से इलेक्शन जीती थी लैंड मूवमेंट के बेसिस पे। वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी, जो कि कुछ टाइम पहले तक टीएमसी में एक एमएलए थे
और ममता बनर्जी का राइट हैंड हुआ करते थे, वो काफ़ी टाइम से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चेहरा रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी बेसिकली एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। जहाँ वो पहले ही एक बड़े रीजन नंदीग्राम से इलेक्शन लड़के उसे जीत के ख़त्म करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन की तरफ से किसी भी फ्यूचर कंपटीशन को, और दूसरा यहाँ से जीत के वो अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूती से रीलॉन्च करेंगी वेस्ट बंगाल के बाकी स्टेट्स के लिए। इसके साथ ही पोल एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के लिए लोगों के बीच में कम होता सपोर्ट भी एक और बड़ा रीज़न हो सकता है उनकी अपनी भवानीपुर सीट को छोड़ने के पीछे। अब पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज और इंसिडेंट्स की बात करें तो कुछ हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि जब वो नंदीग्राम की सीट से अपना नॉमिनेशन देके वापस गाड़ी में बैठ रही थी, तब एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने उनकी गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद करा, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आ गई। अब क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर बंगाल पुलिस इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है, तो इसीलिए उन्होंने स्टेट चीफ सेक्रेटरी से बात करी इस केस के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जहाँ ममता बनर्जी इसे लगातार एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बताती रहीं, वहीं स्पेशल ऑब्जर्वर्स विवेक दुबे और अजय नायक के द्वारा तैयार करी गई इस रिपोर्ट में इस बात का कोई ठोस एविडेंस नहीं पाया गया। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद अब बात करते हैं असम इलेक्शंस की। असम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ की असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 126, जिनमें से 86 सीटें हैं रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के पास। 39 सीटें हैं अपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास, और एक सीट है इंडिपेंडेंट आउटफिट के लिए। असम के स्टेट में इलेक्शंस को 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 फेजेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहां 2 मई को फाइनल काउंट कंप्लीट हो जाने के बाद रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाएगा। इस 126 मेंबर कमेटी के लिए पोलिंग ड्यूरेशन को एक्स्ट्रा 1 घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, कोविड-19 के चलते लगाए गए सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स को फॉलो करने के लिए। अब क्योंकि ये इलेक्शंस असम के स्टेट में होने वाले पहले ऐसे इलेक्शंस हैं जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के पास हो जाने के बाद हो रहे हैं, तो इसीलिए सीएए का इशू एक की फैक्टर है इस बार के इलेक्शंस में। अब आते हैं ओपिनियन पोल्स पर। इन ओपिनियन पोल्स के हिसाब से इस बार का असम इलेक्शन एक फियर्स कॉन्टेस्ट है बीजेपी के द्वारा लीड की जाने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस द्वारा लीड की जा रही यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के बीच, जहां टाइम्स नाउ, आईएनएस और एबीपी समेत कई ओपिनियन पोल्स ने एनडीए के करीब 60 से 70 सीटों पे जीत दर्ज करे जाने को प्रेडिक्ट किया है। जहां पिछले कुछ महीनों में एनडीए की इस एक्सपेक्टेड टैली में करीब 5 से 10 सीटों का डिक्लाइन देखा गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है रूलिंग अलायंस को एक नेक टू नेक फाइट देने के लिए, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी इस इलेक्शन को एक क्लोज मार्जिन से जीतेगी। दरअसल बीजेपी ने 2016 में पहली बार असम से इलेक्शन को जीता था और वहाँ पर कांग्रेस के 15 साल के राज को ख़त्म किया था। इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके 2 और एलाइज असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने इन 126 सीटों में से करीब 86 सीटों को जीत लिया था, जहां पर बीजेपी ने 60, एजीपी ने 14 और बीपीएफ ने 12 सीटों पर जीत को दर्ज किया था। लेकिन अब इस साल की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, जहां बीपीएफ ने कांग्रेस के द्वारा लीड करे जा रहे महाजोट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। अब इस नए अलायंस में है कांग्रेस पार्टी, जिसने 2016 में 26 सीटें जीती थीं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या एआईयूडीएफ, जिसने 2016 में 13 सीटें जीती थीं, न्यूली ज्वाइंट बीपीएफ पार्टी और कुछ और लेफ्ट पार्टीज़, जिसके बाद अब पॉसिबली ये बैलेंस ज़्यादा फेवर में आ गया है कांग्रेस की इस अलायंस के। 2016 के रिजल्ट में आए वोट शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम आज की नई अलायंसेस को लेकर चलें तो बीजेपी के फेवर में आते हैं करीब 37.6% वोट्स और कांग्रेस के शेयर में आते हैं करीब 47.9% वोट्स।
2019 में लागू करे गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद असम के स्टेट में कई वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखे गए थे, जहां लोगों को इस बात का डर था कि ये एक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर लाने के प्रोसेस में राज्य में रह रहे लोगों की और इंडिजिनस ग्रुप्स की आइडेंटिटी को ख़त्म कर देगा। हालांकि बीजेपी ने तब से लेकर अब तक इस मुद्दे पे काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन उनके वोट शेयर को नुकसान पहुंचा सकती है और इलेक्शंस को शिफ्ट कर सकती है एनडीए के फेवर में। वैसे तो दोनों पार्टीज़ ने अभी तक अपनी तरफ से ऑफिशियली सीएम की पोजीशन के लिए किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी के ऊपर यहाँ एक एडेड प्रेशर है क्योंकि वो इस इलेक्शन में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके पहले भी मैं बिहार इलेक्शंस और यूएस इलेक्शन के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इन लिंक्स पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।